नमस्कार, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु। पहले देखते हैं दिन भर की बड़ी खबरें डीबी लाइव के सौजन्य से, उसके बाद कुछ मनोरंजन की क्लिप्स। आपने अगर हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय भी बताइए कि इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है। तो आइए पहले देखते हैं दिन भर की बड़ी खबरें। बुलेटिन में बात होगी बिहार में ऑपरेशन लालटेन से घबराई नीतीश सरकार की। अमेठी में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा रोकने की बीजेपी की साजिश के खुलासे की। बात करेंगे पीएम मोदी की जाति पर हुए नए खुलासे की। महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ मराठों के बढ़ते गुस्से की। जानेंगे मध्य प्रदेश की आर्थिक हालात को बिगाड़ती बीजेपी सरकार की। और बुलेटिन के आखिर में बात भारत रत्न की। इसके अलावा और भी कई बड़ी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। 10 फरवरी को 17वीं लोकसभा की अंतिम बैठक। सत्र के आखिरी दिन पीएम मोदी सदन में देंगे भाषण। दोनों सदनों के लिए बीजेपी सांसदों को जारी किया गया व्हिप। लैंड फॉर जॉब केस में राबड़ी, हेमा और मीसा को जमानत। दिल्ली की कोर्ट ने 1 लाख का बॉन्ड भरने को कहा। 27 फरवरी को अगली सुनवाई। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने जारी किया डेटा। इस साल 97 करोड़ मतदाता डालेंगे मतदान। तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 167 अंकों की तेजी के साथ 71,595 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी 65 अंकों की तेजी के साथ 21,782 अंक पर हुआ बंद। तो ये थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार पर संकट गहरा गया है। 12 फरवरी को सरकार के बहुमत का परीक्षण होना है, लेकिन इससे पहले ही सरकार बड़े संकट में फंसती नजर आ रही है। बिहार में ऑपरेशन लालटेन की चर्चाएं चल रही हैं, जिसके बाद बीजेपी और जेडीयू अपने विधायकों को बचाने में जुट गई है। बिहार में सियासत गरमाई हुई है। नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार तो बना ली, लेकिन अभी बहुमत परीक्षण नहीं हुआ है। 12 तारीख को नीतीश बहुमत साबित करने जा रहे हैं। अब ऐसे में नीतीश बीजेपी सरकार की टेंशन लालू और तेजस्वी यादव ने बढ़ा दी है। आरजेडी ने दावा कर दिया है कि बहुमत परीक्षण से पहले बिहार में बड़ा खेल होगा, तो वहीं दूसरी तरफ विधानसभा स्पीकर अवध बिहारी चौधरी ने इस्तीफा देने से साफ मना कर दिया है। अब इसी बीच खबर ये आ रही है कि लालू यादव ऑपरेशन लालटेन चला रहे हैं, जिससे बीजेपी डर गई है और इसीलिए बीजेपी अपने विधायकों को बचाने में जुट गई है। खबर ये भी सामने आ रही है कि बीजेपी ने अपने विधायकों को बोधगया शिफ्ट करने का प्लान बना लिया है। बीजेपी विधायक पलटी न मार जाएं, इसीलिए बीजेपी उनकी बाड़ेबंदी करने में जुट गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम आरजेडी के खेल करने के दावे पर धमकी दे रहे हैं। बीजेपी नेता विधायकों की फाइल खोलने की बात कर रहे हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी आरजेडी को कानूनी कार्रवाई का डर दिखाया है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि बिहार में ऑपरेशन लालटेन से कैसे बचते हैं बीजेपी विधायक। वहीं चर्चा इस बात की भी हो रही है कि ऑपरेशन लोटस पर ऑपरेशन लालटेन भारी पड़ता नजर आ रहा है, इसीलिए बीजेपी अपने विधायकों को लेकर बोधगया भाग रही है। पहली बार बीजेपी को अपने विधायकों के टूटने की चिंता सता रही है, तो घबराए हुए नीतीश कुमार भी हैं। उन्होंने तुरंत अपने सभी विधायकों को पटना बुला लिया है। बीजेपी की चिंता सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं है, यूपी में भी वो चिंता में है और चिंता का कारण बन गए हैं राहुल गांधी और उनकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा, जिसे रोकने की अब यूपी में साजिश होने लगी है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा 16 फरवरी को यूपी में प्रवेश कर रही है। चंदौली, वाराणसी, जौनपुर, इलाहाबाद और आगरा समेत 20 जिलों से होते हुए राजस्थान के भरतपुर पहुंचेगी। न्याय यात्रा 19 फरवरी को अमेठी पहुंचेगी, जहां यात्रा में अखिलेश यादव भी शामिल होने वाले हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अखिलेश को यात्रा में शामिल होने का निमंत्रण दिया था, जिसके बाद सपा अध्यक्ष ने रायबरेली और अमेठी में यात्रा में शामिल होने की बात कही है। अब ऐसे में योगी सरकार की तरफ से अमेठी में धारा 144 लागू कर दिया गया है। जिले में धारा 144 लगने के बाद 19 फरवरी को अमेठी आ रही न्याय यात्रा पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं, क्योंकि राहुल की न्याय यात्रा में कई नुक्कड़ सभाएं और जनसभाएं भी प्रस्तावित है। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी न्याय यात्रा से घबरा गई है, इसलिए यात्रा को रोकने के लिए साजिश रच रही है। वहीं प्रशासन की तरफ से बताया जा रहा है कि अमेठी में आने वाले त्योहारों और परीक्षाओं को लेकर जिले में धारा 144 लगाई गई है। धारा 144 जिले में 31 मार्च तक प्रभावित रहेगी। वैसे ये कोई पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को रोकने की कोशिश की गई हो। इससे पहले बीजेपी शासित राज्यों में यात्रा को मंजूरी न देना, राहुल गांधी और कांग्रेस नेताओं पर एफआईआर दर्ज करने जैसे मामले सामने आ चुके हैं।
अमेठी में तो अभी से ही धारा 144 लगा दी गई है, यानी राहुल गांधी की यात्रा रोकने की पूरी तैयारी की जा रही है। लेकिन इससे बीजेपी उल्टा सवालों में घिरती हुई नजर आ रही है। वैसे सवालों में तो प्रधानमंत्री का खुद को सबसे बड़ा ओबीसी बताने वाला दावा भी फंस गया है, क्योंकि कांग्रेस ने अब तो सबूत भी रख दिए हैं, जिसमें यह कहा जा रहा है कि पीएम मोदी ओबीसी नहीं है, सामान्य जाति में पैदा हुए हैं। राहुल गांधी इस समय अन्याय के खिलाफ न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। इसी दौरान राहुल गांधी लगातार जाति जनगणना का मुद्दा भी उठा रहे हैं और इसी के साथ पीएम मोदी के ओबीसी वाले बयान पर उन्हें घेर भी लिया है। इसी कड़ी में राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ में यात्रा के दौरान पीएम मोदी के जाति को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी का जन्म सामान्य परिवार में हुआ, पीएम नरेंद्र मोदी का जन्म ओबीसी परिवार में नहीं हुआ है और वो खुद को ओबीसी बताकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अब इसी मामले पर राजनीति तेज हो गई है और अब कांग्रेस ने इस मामले में नए सबूत भी पेश कर दिए हैं। गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल ने कहा है कि पीएम मोदी अपनी जाति के नाम पर देश को गुमराह कर रहे हैं। वो हमारे सवालों के जवाब दें। अगर आप सबसे बड़े ओबीसी हैं तो अपने नाम के आगे मोदी घाची, मोदी तेली क्यों नहीं लिखते? 1 जनवरी 2002 को जारी किए गए नोटिफिकेशन में कहीं भी मोदी जाति का जिक्र नहीं है। ऐसे में आप पर ये कैसे लागू होता है? आपके और आरएसएस के गुरु गोलवलकर SC/ST आरक्षण के खिलाफ थे। आप उनसे सहमत हैं या नहीं? 1978 में जब कर्पूरी ठाकुर 26% का आरक्षण लेकर आए तब जनसंघ ने इसका विरोध किया था। उस पर आपका क्या मत है? 1981 में गुजरात में ओबीसी का 21% आरक्षण आया, तब ABVP व बीजेपी ने इसका विरोध किया था। क्या आप सहमत हैं? और क्या कुछ कहा है शक्ति सिंह ने, सुनिए। मोदी जी का प्रधानमंत्री जी का ख्वाब जागने से पहले कभी भी मोदी जी ने यह कहा हो कि मैं पिछड़ी जाति का हूं, मैं घांची हूं, एक वर्ड पहले का दिखा दीजिए। आपको किसी रिकॉर्ड में नहीं मिलेगा कि मैं घांची हूं, मैं या तेली हूं या पिछड़ी जाति का हूं, कहीं नहीं मिलेगा। तो आपने सुना कांग्रेस सांसद को, जो ये बता रहे हैं कि किसी को कोई भी शक करने की गुंजाइश न रहती अगर उसकी बार बार झूठ बोलने की फितरत न होती। कांग्रेस ने पीएम मोदी के जाति का मुद्दा ऐसे समय में उठाया है जब लोकसभा चुनाव सिर पर है। ऐसे में माना यह जा रहा है कि कांग्रेस के इस खुलासे से बीजेपी को लोकसभा चुनाव में भारी नुकसान हो सकता है। ओबीसी का मुद्दा तो आने वाले समय में भी चर्चाओं में बना रहेगा। बात सिर्फ पीएम मोदी की ही नहीं है, बात पूरे ओबीसी समुदाय की है और इस समय ये सबसे ज्यादा महाराष्ट्र की एनडीए सरकार को परेशान कर रहा है। यहाँ मराठा नेता मनोज जरांगे ने एक बार फिर सरकार के खिलाफ बड़े आंदोलन का ऐलान कर दिया है। तो क्या कहा है जरांगे ने, देखिए इस रिपोर्ट में। मराठा आरक्षण का चेहरा बनकर सामने आए एक्टिविस्ट मनोज जरांगे पाटिल ने महाराष्ट्र के शिंदे सरकार और मंत्री और ओबीसी नेता छगन भुजबल को चेतावनी दी है। मनोज ने कहा कि अगर वे मराठा समुदाय के लिए मांगे जा रहे आरक्षण की राह में बाधाएं पैदा करते हैं तो हम मंडल आयोग को चुनौती देंगे। जरांगे ने ये भी कहा कि जिन लोगों ने पहले से ही खुद को कुनबी समुदाय का साबित कर दिया है, अगर सरकार ने उन्हें सर्टिफिकेट देने का आश्वासन लागू नहीं किया तो वो 10 फरवरी से नए सिरे से प्रदर्शन शुरू करेंगे। मनोज नासिक में मीडिया से चर्चा कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने भुजबल पर निशाना साधते हुए कहा, जैसे आपके बेटे बेटियां हैं वैसे ही हमारे भी हैं। हम मंडल कमीशन को चुनौती नहीं देना चाहते, तुम भी जियो और हमें भी जीने दो, लेकिन अगर हमारे आरक्षण के रास्ते में बाधाएं पैदा की तो हमारा धैर्य खत्म हो जाएगा और हमें मंडल आयोग को चुनौती देनी होगी। आपको बता दें, महाराष्ट्र सरकार के आश्वासन के बाद छगन ने कहा था कि मुख्यमंत्री ने फिलहाल अधिसूचना जारी कर दी है, लेकिन मराठा समाज को लेकर जो आश्वासन दिया गया है वो मुझे नहीं लगता है कि कानून में बदल पाएगा। 16 फरवरी तक आपत्तियां मांगी गई हैं। मैं महाराष्ट्र के ओबीसी और अन्य समुदाय के सभी शिक्षित लोगों से अपील करता हूं कि वे लाखों की संख्या में इस फैसले के खिलाफ आपत्तियां भेजें ताकि सरकार को पता चल सके कि इसका दूसरा पक्ष भी है। इस दौरान जरांगे ने विपक्ष और राज्य सरकार को भी चेतावनी दी है। मनोज ने कहा कि 10 फरवरी के बाद वे किसी की बात नहीं सुनेंगे। जरांगे ने ये साफ कर दिया कि अगर अध्यादेश लागू नहीं हुआ तो वो 10 फरवरी से आमरण अनशन करेंगे और इस बार ये आमरण अनशन सख्त होगा। उन्होंने कहा कि मराठा आंदोलनकारियों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों को रद्द करने की भी मांग पूरी नहीं हुई है। लगभग 3 दशक पहले मंडल आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ही शिक्षा और सरकारी नौकरियों में ओबीसी समुदायों के लिए पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर आरक्षण लागू किया गया था। महाराष्ट्र सरकार के सामने एक बार फिर संकट आता नजर आ रहा है तो मध्य प्रदेश सरकार खुद ही संकट को न्योता दे रही है। पहले से ही प्रदेश की आर्थिक सेहत खराब है और राज्य की मोहन यादव की सरकार नया कर्जा लेने जा रही है। तो क्या है खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। चुनाव जीतने के लिए लोक लुभावन वादों को लोकसभा चुनाव से पहले पूरा करना मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार के लिए बड़ी चुनौती बनती जा रही है। एक तरफ सरकार पर वादों को पूरा करने के लिए जनता और विपक्ष का दबाव है, वहीं राज्य की आर्थिक स्थिति खस्ता हाल है।
हालत ये है कि मोहन यादव सरकार को सत्ता संभालते ही आरबीआई से कर्ज लेने की जरूरत पड़ गई थी। आपको बता दें कि 2023 विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद मध्य प्रदेश में फिर बीजेपी सत्ता में आई और मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया, जिसके एक महीने के अंदर ही सरकार ने 23 जनवरी 2024 को 2500 करोड़ का आरबीआई से कर्ज लिया। इसके 15 दिन बाद मोहन सरकार ने फिर 7 फरवरी 2024 को 3000 करोड़ का कर्ज ले लिया। वहीं एक बार फिर मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार ने कर्ज लिया है। ये 1500 करोड़ के रूप में 16 और 17 सालों की अवधि के लिए लिया गया कर्ज है। इस तरह देखा जाए तो नई सरकार गठित होने के बाद सरकार ने 15 दिन के अंतराल में 5500 करोड़ का कर्ज लिया है। आपको बता दें कि शिवराज सरकार के दौरान चुनाव परिणाम घोषित होने से पहले भी 28 नवंबर को 2000 करोड़ का कर्ज सरकार को लेना पड़ा था। सूत्रों का दावा है कि इस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले सरकार 31 मार्च तक बाजार से 8000 करोड़ तक का कर्ज उठाने की तैयारी में है। इन कर्जों में से एक का भुगतान 7 फरवरी 2040 जबकि दूसरे का 7 फरवरी 2041 तक करने का समय रखा गया है। आपको बता दें कि इससे पहले की शिवराज सरकार ने पिछले साल अक्टूबर महीने में ही 3 बार में 4000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था। सितंबर महीने में राज्य सरकार की घोषणाओं के क्रियान्वयन समेत कर्मचारियों और अन्य वर्गों को दी जाने वाली सेवाओं के लिए 4500 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था। अब तक के कुल कर्ज को मिलाकर देखें तो मध्य प्रदेश सरकार पर करीब 3.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज हो गया है। अब देखना होगा कि सरकार और कितने कर्ज में डूबती है, क्योंकि कर्ज का भार सरकार पर जितना रहेगा उतना ही पैसा सरकार जनता से किसी न किसी बहाने वसूलेगी। हर महीना नया कर्ज, सरकार कर्ज से ही चल रही है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अभी तो बीजेपी की सरकार ने चुनावी वादे पूरे ही नहीं किए हैं। ऐसे में सवाल मोदी की गारंटी पर भी है, क्योंकि गारंटी को लोकसभा चुनाव से पहले पूरा करने का दबाव है। तो दूसरी तरफ चुनाव भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी हुए हैं, जहां आज परिणाम सामने आ रहे हैं। तो पाकिस्तान में किसकी बन सकती है सरकार, देखिए इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान में आम चुनाव के परिणामों को लेकर पेच फंस गया है। पूर्व पीएम इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने 2/3 से ज्यादा सीटों पर जीत का दावा किया है। इमरान खान खुद जेल में है और उनकी पार्टी का नामो निशान चुनाव आयोग ने जब्त कर लिया है। पीटीआई के उम्मीदवार निर्दलीय चुनाव लड़े थे और इनमें से बड़ी संख्या में ये उम्मीदवार चुनाव जीत कर आए हैं। पीटीआई की तरफ से दावा किया जा रहा है कि काउंटिंग में जमकर धांधली की जा रही है। हमारे जो उम्मीदवार चुनाव जीत चुके हैं उनके परिणाम घोषित नहीं हो रहे। इसी बीच ये दावा भी किया गया है कि नवाज शरीफ लाहौर सीट से शुरुआत से पीछे चल रहे थे, लेकिन अचानक ही उन्हें चुनाव जीता हुआ घोषित कर दिया गया। सबसे बड़ी बात चुनाव आयोग का परिणाम बता रहा है कि लाहौर सीट पर चुनाव लड़ने वाले 18 में से 14 उम्मीदवार को 0 वोट मिला है और जीतने वाले वोट डाले गए हैं। उससे ज्यादा वैलिड वोटों की गिनती की गई है। पीटीआई ने पंजाब प्रांत में भी 2/3 सीटें जीतने का दावा किया है, लेकिन पाकिस्तान चुनाव आयोग की वेबसाइट पर पंजाब प्रांत की भी किसी भी सीट का चुनाव परिणाम शो नहीं हो रहा था। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली की 336 सीटों में से 265 पर वोटिंग कराई गई थी, जिसमें से 156 सीटों के परिणाम घोषित हो चुके थे, जिसमें पीटीआई समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार 62 सीट जीत चुके थे, जबकि पीएमएलएन ने 40 और पीपीपी को 39 सीटों पर जीत मिली है। 9 सीटों पर निर्दलीय और अन्य जीत चुके हैं। इस बीच पीटीआई के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के 2 दर्जन से ज्यादा शहरों में प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं। उनका दावा है कि चुनाव आयोग धांधली कर चुनाव परिणाम बदल रहा है। पाकिस्तान में पहली बार ऐसा हुआ है कि सेना अपने ही खेल में मात खा गई है, क्योंकि ये माना जा रहा था कि सेना का समर्थन इस बार नवाज शरीफ को मिला है, लेकिन शरीफ मुश्किल से एक सीट से चुनाव जीत पाए, जबकि दूसरे से हार गए हैं। और बुलेटिन के आखिर में बात भारत रत्न की। 1 महीने बाद ही देश में लोकसभा चुनाव का ऐलान हो जाएगा, लेकिन चुनावी साल में मोदी सरकार खुले हाथों से भारत रत्न पुरस्कार बांट रही है। आजादी के बाद ये पहला मौका है जब 5 हस्तियों को भारत रत्न सम्मान एक ही साल के अंदर दिया जा रहा है। आज पीएम मोदी ने 3 हस्तियों को भारत रत्न देने का ऐलान किया है। तो किसे किसे मिलेगा भारत रत्न, देखिए इस रिपोर्ट में। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने 3 और हस्तियों को भारत रत्न देने का ऐलान किया है, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव गुरु, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, जो किसानों के नेता माने जाते हैं, और कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति लाने वाले वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन का नाम भी शामिल है। पुरस्कारों की घोषणा पर प्रधानमंत्री मोदी ने खुशी जाहिर करते हुए
अपने सोशल मीडिया पर जानकारी दी। चुनाव के ऐलान से करीब 1 महीना पहले भारत रत्न के ऐलान से सवाल भी उठ रहे हैं। दरअसल बीजेपी को चुनाव में हार का डर सता रहा है, इसलिए वो भारत रत्न के सहारे चुनावी समीकरण साधने में जुटी हुई है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यूपी में सबसे ज्यादा मुश्किल पश्चिम यूपी में हुई थी और अब चौधरी चरण सिंह के सहारे बीजेपी ने पश्चिम यूपी को साधने की कोशिश की है। पूर्व पीएम चरण सिंह किसान नेता होने के साथ साथ जाट समुदाय से भी आते हैं, जिनका असर पश्चिम यूपी के अलावा दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान में भी है। दूसरी तरफ पूर्व पीएम नरसिम्हा राव और कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन के सहारे बीजेपी दक्षिण भारत को साधने की कोशिश कर रही है। दरअसल दावा किया जा रहा है कि बीजेपी की स्थिति इस बार भी दक्षिण भारत में बेहद कमजोर दिखाई दे रही है। हाल ही में आए सर्वे में 3 बड़े राज्यों में बीजेपी का खाता तक नहीं खुलता बताया जा रहा है, तो 2 राज्यों में उसे बड़े नुकसान की बात कही जा रही है। ऐसे में अब बीजेपी का पुरस्कार देने का ये पैंतरा कितना काम कर पाएगा, इस पर सवाल उठ रवि भाई हेलो। अरे भाई भाई उधर थोड़ा उधर तक ना। अरे मुनीर भाई अब उधर कहाँ जाओ, इधर आओ ना, तुम आओ ना इधर। तू पैर डाल दिया। चालू कर दो ना। मैम एक सेकंड रुक जाइए ना। शिल्पा जी, शिल्पा जी पीछे नहीं देखा। शिल्पा जी बाय। ना यहीं पे रुके ना मैम। मैम रिया मैम यहाँ ही रुक जाओ। कैसे हो? वेट। मैम रुकिए ना, मैं लेट आया। मैम रुकिए ना, मैम रुकिए ना। रिया जी यार थोड़ा सा आगे दो नेक्स्ट टाइम। रिया जी अरे आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को फेसबुक पेज को फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें।